अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाय निमर अहमद। हम ही नहीं थे, हमारी तरह के और भी लोग अजाब में थे जो दुनिया से सोचते थे अलग। सुबह की सुनहरी सफ़ेदी में गर्मी की हिद्दत बढ़ती जा रही थी। मरहूम जुल्फ़िकार यूसुफ के घर में चलते एयर कूलर ने टीवी वाले कमरे को कदरे ठंडा कर रखा था। निद्रत इधर उधर बिखरी चीज़ें समेट रही थी। साथ साथ राहदारी की गोल मेज पे बैठे हनीन और उसामा को लेक्चर भी जारी था। इतना नहीं होता कि जो चीज़ उठाओ उसे जगह पे रखो। अम्मी, मैं सब कुछ जगह पे वापस रखता हूँ, सीम ने एहतिजाज किया। जी, मगर किसी और की जगह पे। हनी ने बात मुकम्मल की। वो साथ चाय भी पी रही थी। तुम तो जैसे सब ठीक रखती हो ना। अभी तुम्हारी अलमारी खोलो तो कपड़ों का माउंट एवरेस्ट नीचे गिरेगा और जिससे तुम उस माउंट एवरेस्ट तले दब कर जख्मी हो जाओगे। उसने सुकून से दूसरा घूंट भरा। आज फ्रेंच चोटी बनाने की जहमत नहीं की थी। खुले बाल सीधे मगर जरा बिखरे हुए थे। निद्रत मस्जिद उन दोनों को कुछ कहे बगैर राहदारी से गुजरकर शादी के कमरे तक गई। इतना तो देख चुकी थी कि वो फजर तक काम करता रहा था, फिर सोकर 9 बजे उठ भी गया। बेड पे बैठा जो गर्ल्स की तस्वीर बांध रहा था। निद्रत ने प्यार से उसे देखा। वो बड़ा हो गया था, लंबा भी, मगर उसके चेहरे पे एक नौमर लड़कों वाली सादगी और मासूमियत अब भी थी। वो सीधा हुआ तो माँ को खड़े पाया, सतीवी आंखों से मुस्कुराया। क्या बातें बड़े अब्बू से। उठकर लैपटॉप बैग में समेटने लगा। वही उनकी पुरानी फिक्र, जुमर की शादी। उन्होंने थकी हुई सांस खींची। शादी खामोशी से चीज़ें समेटता रहा। वो उसको समझा बुझा कर थक गई, मगर वो नहीं मानती। शादी तुम समझाओ ना। अब तो तुम्हारी बातचीत होती है पप्पू से, और तुम्हारी बात तो हमेशा मानती है। शादी ने बैग का स्ट्रिप कंधे पे डाला। चेहरे पे छुपाई हिसन को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कुछ कहने लगा कि फ़ोन बज उठा, जैसे जान बच गई। नितर बात भूलकर वापस चली गई और उसने अनजाना नंबर उठा लिया। मिलना है मुझे इसी वक्त। किधर आऊँ? फारिस के अल्फाज भी उसी की तरह होते थे, ठक ठक ठक। मैं तो निकल रहा था। और रेस्टोरेंट आ जाए। उसने दरमियान का रास्ता निकाला। आधे घंटे तक और फ़ोन बंद। ये मामू भी ना आगे पीछे की बात नहीं करेंगे कभी। उसने मुस्कुराकर सर झटका। फिर निद्रत की बातें याद आई। फूफू क्या अब भी उसकी मानती थी? वो बाहर आया तो हनीन हाथ हिलाकर पुरजोश सी सिम से कह रही थी, और इतने बड़े बड़े खुले लॉन सीन, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा भी इतना बड़ा घर हो और खूब दौलत हो हमारे पास भी? नहीं, ये नहीं है कि हमारा छोटा घर मुझे बुरा लगता है। इससे भी अच्छा है, मगर ज़्यादा बड़ा घर। सोचो सीम। सीम ने पीछे से शादी को आते देख लिया था, सो जवाब नहीं दिया। उसको सही जवाब मालूम ही न था। तुम तो हुई कुएं की मंडक, तुम्हें क्या पता। लेकिन वो अफसरदा भी। अगर मैं ये बात अपनी किसी दोस्त से करती तो कहती कि लालच बुरी बला है। क्या ज़्यादा पैसे की ख्वाहिश होना बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। कब से आते शादी ने कहते उसका कप उठाया और घूंट भरा। हनीन चौंकी, मगर भाई को देखकर मस्जिद पुरजोश से पूछने लगी, मगर कैसे भाई? हर किसी का दिल चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, मगर लोग ये एतराफ़ करने से डरते हैं कि उनको गलत या लालची न समझा जाए। वरना माल की मोहब्बत बुरी बात नहीं है। ज़िंदगी में ऊँचे गोल होने चाहिए, इंसान को मुतहर्रिक रखते हैं। बस उनको हासिल करने के लिए गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी तो अल्लाह की याद के लिए माल की मोहब्बत इख्तियार की थी ना। हनीन खुले दिल से मुस्कुरा दी। वो ऐसा भाई था जिससे बआसानी सब कहा जा सकता था, और वो आपको बिल्कुल जज नहीं करता था। न तकल्लुफ़ न एहतियात न ज़म, दोस्ती की ज़बान सादा थी। रेस्टोरेंट नीम हैरान था। उनका कारोबार वैसे भी कोई बहुत फ़ायदे में नहीं था, फिर भी गुजारा हो जाता था। उसने अपनी मखसूस मेज़ पे बैग रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। संडे को भी लोगों को चैन नहीं आता। कहते हुए जब नंबर देखा तो अलर्ट सा हो गया। सादी शेरीन बात कर रही हूँ। वो बेजार मगर जब्त से बोली थी। जी, मेरे पास है आपका नंबर। सॉरी, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। अब उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाशिम अभी अभी यहाँ से निकला है। वो सोनिया को मेरे साथ छुट्टियों पे नहीं जाने दे रहा। मगर क्यों? ये तो तुम बताओगे। क्या इसलिए मुझसे मदद मांगी थी कि पकड़े जाने पर सारा मलबा मुझ पे गिरा दो? वो तेज़ी से बोली। सादी की आंखों में उलझन उभरी। क्या? तुमने हाशिम के सामने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने हाशिम के सामने? किसने कहा है आपको? वो शौक था। चंद लम्हे की खामोशी छा गई। क्या हाशिम के गार्ड ने जब तुम पे तशद्दुद किया तो तुमने मेरा नाम नहीं उगल दिया? क्या? ये हाशिम? उफ, वो चकरा कर रह गया था। उस आदमी को कौवे क्यों नहीं काटते? इसके झूठ पे यकीन करके आपने एतराफ़ कर लिया। उफ लकुम, उफ है आपके लिए। उसका मूड सख्त ख़राब हो चुका था। मैंने कुछ बताया ना मुझे किसी ने छुआ। इससे ज़्यादा मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। शेरी ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पे यकीन है, वो वाकई झूठ बोल रहा था। बहरहाल
वो जानते हैं कि उसमें तुम्हारा हाथ है और नौशेरों मुझे संगीन नताइज की धमकी देकर गया है। नौशेरवा क्यों? वो चौंका। मैंने उसके जरिए पासवर्ड लिया था। सादी चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसे कुछ बुरा लगा था। आपको नौशेरवा को यूज़ नहीं करना चाहिए था। ओके, सारी गलती मेरी। मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करना चाहिए थी। एक तो मैंने इतना खतरा मोल लेकर तुम्हारा काम किया सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे फीवर दे चुके हो और आगे से तुम मुझे अखलाकियत की तलकीन कर रहे हो। वो तलखी से बुलंद आवाज़ से कही जा रही थी। मैं नौशेरवा को पसंद नहीं करता और उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, मगर उस किस्से में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इसे इस्तेमाल करने पर मुझे अफसोस हुआ है। बस यही सारी बात है। और एक सारा किस्सा है क्या? शहरी ने पूछा। सादी खामोश हो गया। खैर जो भी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए सादी। तुम्हारी वजह से उसे मेरे साथ नहीं जाने देगा। आप उसकी माँ हैं, उसे खामोशी से लेकर निकल जाएं ताकि वो अगले 24 घंटे में मेरे सर पे पहुंचकर मेरी बेटी छीन ले और कभी मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखने दे। मैं उसको लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाती अगर मुझे यकीन होता कि वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। और फिर मैं क्यों भागूँ? मेरी ज़िंदगी यहाँ सेटल है, दोस्त माँ बाप सब यहाँ है और मैं उस रूटीन में खुश थी। मगर उसका गला थक गया और सांस लेने को रुकी। आई एम सॉरी। सॉरी काफ़ी नहीं, तुम हाशिम से बात करो। तुमने उसका जो चुराया उसे वापस कर दो। ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप नौशेरवा से एक्सक्यूज़ कर लें तो शायद वो कुछ कर सके। तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरी बात हाशिम नहीं मानेगा। आप शेरियो नहीं तो सोनिया को राज़ी करें, वो जिद करेगी तो हाशिम मान जाएगा। वो कुर्सी पे बैठा ग्लास वाल को देखते कह रहा था। एकदम कोई झलक दिखाई दी, गहरे पूरे घुंघरियाले बाल। उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी, फिर अजलस से खुदा हाफिज कहकर फ़ोन रखता खड़ा हुआ। वो उसको देखती भी आ रही थी। आंखों का गुलाबीपन अब मध्यम था। सादी सांस रोके खड़ा था। वो खौफजदा था, पुरुम्मीद था, परेशान था, खुश था। सुमर खामोशी से कुर्सी पे बैठी, चेहरा बिना तासर था, बाल जोड़े में थे, एक लट गर्दन को छू रही थी। भाभी ने बताया तुम इधर मिलोगे। सादी को देखते हुए मतवाजन लहजे में बोली। तो जुमर घर गई थी, एक हफ्ते में दूसरा चक्कर। सादी भी सर हिलाता बैठा। छुट्टी पे हूँ आजकल, काम वगैरह इधर ले आता हूँ। आगे का क्या इरादा है? सुमर लहजे भर को भी उससे नजरें नहीं हटा रही थी। कुछ अरसे बाद पीएचडी के लिए जाऊंगा, मगर अभी नहीं। हनीन की किसी अच्छी जगह शादी हो जाए, फिर अम्मी हसीन को साथ ले जाऊंगा। वो एहतियात से बोल रहा था। जुमर का कोई भरोसा नहीं किस बात से रात वाले वाक़े का जिक्र छेड़ते। और तुम्हारी शादी? सादी ने मुस्कुराने की सही की, मगर जुमर की खुद को अंदर तक देखती पुरसुकून निगाहें डरा रही थी। वो तो अम्मी और आप ही तय करेंगे, जिससे भी कर दे। सर झटकर सादी अपने हाथों को देखने लगा, फिर चेहरा उठाया तो वो उन्होंने उसे देख रही थी। आप कहे थे पप्पू जो कहने आई हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आंखों में फिर से गुलाबी लकीर उभरने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। यूँ धोखा नहीं दे सकता। उनके घर से कुछ लिया है मैंने, उसको उसी को तलाश करने के लिए वो मेरी तलाशी लेना चाहते थे, मगर वो मिसेस जवाहरात का नेकलेस नहीं। सादी रुक गया। सुमर की भीगी निगाहें उस पर वैसे ही मरकूज थी। सादी ने आंखें सुकेरी सुमर को देखता रहा, यहाँ तक कि एकदम उसको जैसे धक्का लगा। आंखों में शौक सा फैला। सुमर चोरी की बात नहीं कर रही थी। अम्मी ने या हनीन, वो कसूरवार का नाम जानना चाहता था। बड़े अब्बा ने। सुमर ने भीगे लहजे में तहसीक की। सादी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। लब भेज कर दूसरी सिम देखने लगा, फिर सर झटका। मैं उनको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। बुरी तरह हर्ट हुआ था। सुमर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में खड़े शख्स पे किसी ने फ्लड लाइट्स रोशन कर दी थी। मुझे क्यों नहीं बताया सादी? मुझे क्यों धोखे में रखा? सिर्फ सादी के सामने वो रो सकती थी। आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे थे। सादी ने काउंटर पे खड़े लड़कों को इशारा किया। उन सब ने फ़ौरन शक्लें किचन में गुम कर ली। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें ऐसे कभी नहीं करने थी। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं जताया? एक दफ़ा तो कहा होता, गुस्से से कह देते, लड़कर कह देते। हमारे दरमियान तो बहुत दोस्ती थी। मैं जताने वाला नहीं हूँ। उसने मुजरिम की तरह सर झुका लिया। अपना क्यों नहीं सोचा? इस उम्र में कोई गुर्दा देता है क्या? आगे लंबी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी शादी करोगे, बच्चे होंगे, एक गुर्दे के साथ कैसे रहोगे? उसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था। वो तो कोई मसला नहीं, वाह करता रहूँ, शुगर वगैरह ना हो तो सब ठीक रहेगा। झुके हुए सर से सादा वजाहत दी। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कभी ना करने देती। ये गुर्दा तो क्या पता उसी वक्त ज़ाया हो जाता, क्या पता कुछ साल बाद ज़ाया हो जाए। यूँ तो उस स्टेज पे आ जाऊंगी। अपने लिए तुम्हारी सेहत के साथ इतना बड़ा नुकसान मैं तुम्हें कभी न करने देती सादी। इसीलिए नहीं बताया। उसने गहरी सांस लेकर सर उठाया। सुमर का चेहरा आंसुओं से गीला था। वो 4 साल पहले वाली सुमर थी। वो पुप्पू से वापस सुमर बन गई थी। मैं हम दोनों में से पहला धोखेबाज नहीं हूँ सुमर। क्या आपने कभी मुझे धोखे में रखकर कुछ नहीं किया?
क्या मेरे लिए, हनीन, उसामा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया? याद है जब हम स्कूल में थे, मैं सादी, उसने रोकना चाहा। नहीं, मत रोके, सुने, मैं छोटा था। आप मुझसे 8 साल बड़ी थी, 8 क्लासेस आगे थे। हमारा एक ही स्कूल था। अम्मी और दादी की नहीं बनती थी। हम अलग रहते थे। अब्बू के हालात अच्छे नहीं थे, मगर खुददार थे। बड़े अब्बू को हवा नहीं लगने देते थे। फिर मैं उन्हीं का बेटा था, उनसे स्कूल ले जाने को पैसे नहीं मांगता था। अम्मी और अब्बा अपने माली मसाइल में इतने उलझे होते थे कि खुद से देने का ख्याल भी ना आता। मैं घर से आधी चीज़ों के बगैर आता था, मगर असेंबली से क्लास में वापस आता तो मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रबर, शार्पनर, रूलर और वो क्या था, हाँ, डी प्रोटेक्टर, उससे पूरा होता था। अब बिना बताए रोज़ सुबह मेरा बैग चेक करके चीज़ें रख जाती थी, और आप असेंबली से लेट भी हो जाते, इसीलिए डांट भी खाते। मगर जुमर अब हमेशा से बहुत मुस्तकिल मिजाज रही हैं। जो ठान ली उसे कर ही रहती हैं। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। उसे यूँ सर झुकाकर बोलते सुनना अच्छा लग रहा था, और हर ब्रेक में मुझे साथ ले जाती। तब 2 रुपए का समोसा और 1 रुपए की नमको होती थी। आप कहते हैं मैं 3 रुपए लाई हूँ, मैं चीज़ लेकर खाऊंगी, तुम मेरा लंच खा लो। उन दिनों में न लंच लाता था न पैसे। आप कहते अम्मी ने जो कबाब दिया है वो मुझे नहीं पसंद, तुम ले लो, और मैं यकीन करके खा लेता। बहुत दिन बाद ख्याल आया कि कबाब तो आपको बहुत पसंद थी। बहुत सालों बाद ख्याल आया कि कभी आपको कैंटीन से कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा। सुमर ने हथेली से आंसू रगड़े, फिर उदासी से मुस्कुराई। उन दिनों बड़े अब्बा की नौकरी चली गई थी। हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे। दोनों बाप बेटे खुददार थे। मैं दोनों का भरम रखना चाहती थी। हाँ, मैं बहुत देर से समझा कि आप पैसे नहीं लाती, मेरे लिए आप सारा दिन भूखी रहती थी। जब अम्मी ने कारोबार का सोचा तो मैंने कहा कि रेस्टोरेंट खोलें। किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान भी क्या होगा। सब अपने घर के बच्चों के लिए करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर उन्हें ही सुन रहा था। मैं छुट्टी के बाद क्लास फेलोज के साथ बर्फ पानी खेल रहा था। जिस लड़के की बारी थी उसने मुझे बर्फ कर दिया, और उससे पहले कि कोई मुझे पानी करता, किसी बात पे 2-3 लड़कों ने मुझे बहुत मारा। मैं कमज़ोर था, छोटा था, वो बड़े थे, मुझे मार मार कर गिरा दिया। मेरे मुंह पे, कपड़ों पे खून और मिट्टी लगी थी। आप पता नहीं कहाँ से आए। आपने मुझे उठाया, मेरा चेहरा साफ किया, अपनी यूनिफॉर्म की पट्टी से खून साफ किया, फिर पकड़कर बेंच पे साथ बिठाया और पूछा, उन लड़कों का नाम बताओ, क्लास और सेक्शन। मैं डर गया, कहा कि जाने दे, मगर आप तो ना शुरू से ही प्रोसिक्यूटर थे, आप तो अड़ गए। वो कोई और लोग होते जिनके शादी को कोई मार जाए और वो चुप करके बैठ जाए। मैं तो गलत चीज़ पर चुप नहीं रहूँगी। हमारी शादी को किसने मारा है? आप मुझे उसी तरह कहा करती थी, हमारा शादी, और उस वक्त आपके यही 3 अल्फाज थे, नाम, क्लास, सेक्शन। मुझे बताना पड़े तब मुझे पता चला आप कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, और हेड स्ट्रॉन्ग भी। आप उन लड़कों के पास गए, उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से उनके माँ बाप के पते पूछे। फिर अल्लाह जाने कैसे आपने उनके वालिदैन को स्कूल बुलाया। वालिदैन, लड़के, मुझे, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको एक कमरे में इकट्ठा किया, और फिर आपने वो लंबी तकरीर की। वो उनके शर्मिंदा किया उनको कि मुझे यकीन है घर जाकर उन लड़कों को मुझसे ज़्यादा मार पड़ी होगी। सुमर नरमी से हंसी जा रही थी। शादी ने अरसे बाद उसे यूँ हंसते देखा था। मैं 10 साल का था जब आपकी मंगनी हुई थी, पहली मंगनी। उसके अगले अल्फाज से सुमर की हंसी ठहरा दी। उस सर झुकाकर कहने लगा, उनको शादी की जल्दी थी। बड़े अब्बा ने सारा जहेज जमा कर लिया था। आपने इंटर के बाद पढ़ाई भी बस कर दी। शादी की तैयारियां उरूज पे थी। दादी ने सारा सामान स्टोर में रखा था, कपड़े, फर्नीचर सब ऊपर नीचे घुसाया था। मैं और आप वहाँ बैठे बातें करते थे। आप मुझे बहुत शौक से अपनी चीज़ें दिखा रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा आपको उतना खुश नहीं देखा जितना तब देखा था। छोड़ो उस बात को, उसने तकलीफ से पहलू बदला। मुझे तो वो सब याद है, आप चली गई थी, मैं अकेला था, मैंने कुछ चलाया था या पता नहीं क्या, मैं बाहर आ गया, मगर आग नहीं बुझी, सारा स्टोर जलकर राख हो गया। अगर वो स्टोर अलग न बना होता तो सारा घर जल जाता। बड़े अब्बा के पास जहेज दोबारा बनाने की रकम न थी। लड़के वालों के पास मोहल्ला देने का ज़र्फ न था। आपकी मंगनी टूट गई। दादी को शक था कि उसमें मेरा हाथ है, मगर आपने सबसे कहा ये आपसे हुआ है। आपने मुझ तक बात न आने दी। मैंने पूछा कि क्यों झूठ बोल रही है, तो आपने कहा, शादी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। और आपकी दूसरी मंगनी खत्म होने में भी मेरा कसूर था। मैंने आपको मजबूर किया था वारिस मामू के केस के लिए। मैंने आपको उसमें फंसाया था। क्या उस सब के बाद भी और दूसरी इनगिनत कुर्बानियों के बाद भी जो आपने हमारे लिए दिए, मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता था?
सुमर ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत थी। मैं 4 साल गलत वजह से तुमसे खफा रही, या शायद मैं इंतज़ार करती रही कि तुमने भी तो मेरी मौजूदगी में आना छोड़ दिया था। मैं चाहता था हम नाराज़गी में कम से कम सामना करें। मुझे पता था एक दिन हमारी सुलह हो जाएगी। खून के रिश्तों में सुलह हो ही जाती है, मगर मैं दरमियान की तकलीफ से बचना चाहता था। सुमर ने नम आँखों से मुस्कुराकर उससे देखा तो सर झुकाए लब काटता कह रहा था, ये वही बच्चा था जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये इतना बड़ा कब हुआ? क्या आप कल रात के लिए अभी भी नाराज़ हैं? सादी ने सर उठाकर डरते डरते पूछा। मैं कल भी नाराज़ नहीं थी, बस अपसेट थी। निकलने से पहले उनकी नौकरानी मुझसे टकराई थी बुरी तरह। उसने मेरे कोट में डाला होगा, मुझे यकीन है। हो सकता है उसने चुराया हो, मगर पकड़े जाने के ख्वाब से ऐसा किया हो। टिश्यू से आंखों के किनारे पहुँचते अंदाज़ा लगा रही थी। जुमर, मुलाजिम मालिक के कई बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। ये सब हाशिम ने करवाया। मगर जुमर जो कल हाशिम से बदगुमान हो रही थी, अब वो बदगुमानी ज़ाहिर हो चुकी थी। हाशिम को नेकलेस चाहिए था, इसलिए वो तलाशी लेना चाहता था। शायद मुझसे कोई बुला बसरा बदला भी उतारना चाहता हो, मगर वो इतना बुरा नहीं है। वो ये खुद रखवाता, वरना वो सुबह मुझे फ़ोन करके माजरत न करता। वो रसान से समझा रही थी। उसको पता था कि नेकलेस तुम्हारी जेब में, मगर फिर भी उसने हमें जाने दिया। उसने हमें बेइज्जत नहीं होने दिया। मैं उसके उस अमल की कदर करती हूँ। खैर, अब तुम वो कैसे वापस करोगे? खुद जाऊँगा और देकर आऊँगा, और चूँकि वो इतने बुरे नहीं तो मेरे इस अमल की कदर करेंगे। बज़ाहिर सादी ने नरमी से कहा कि वो मुतनाज़ा मौजू को जुमर के साथ छेड़ कर ताज़ा ताज़ा मदमल होते ज़ख़म फिर से नहीं कुरेदना चाहता था। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सादी चौंका, फिर बेइख्तियार खड़ा हो गया। सुमर ने गर्दन मोड़ी। फारिस वहीं रुक गया था। सुमर ने रुख वापस मोड़ लिया तो टिश्यू से आंखें तपतपा कर साफ किया उठी। बोझल सी खामोशी ने सबको घेरे में ले लिया। फिर मिलेंगे, नरमी से उससे सादी का कंधा तपका और मुड़ गई। फारिस ठीकी नज़र से उसकी पुश्त को देख रहा था। उसके मुड़ने पे शीशे से बाहर देखने लगा। वो मुतनासिब चाल चलते दरवाजे तक आई। फारिस हट गया। सुमर ने बस एक सर्द नफरत अमेसिका उस पर डाली और बाहर निकल गई। फारिस की पेशानी पे बल पड़े। उसने अखड़े तासरात के साथ उसे जाते देखा और सर झटक कर आगे आया। आए बैठे, सादी ने इतराम से इशारा किया, मगर वो खड़े खड़े तनी आबरू के साथ उसे घूरता रहा। एक दफ़ा पूछूंगा, सच न बताए तो उगलवाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। क्या हुआ? सादी हैरान हुआ। जिस रोज़ मेरी आवा था उस रात तुम मेरे केस के जज से क्यों मिले थे? सादी ने कुछ कहना चाहा, मगर जुबान ने साथ नहीं दिया। वो वाकई शौक था, बेयकीन था। मैं, आपको कैसे पता चला मैं उससे मिला था? फारिस ने गहरी सांस ली। तो तुम वाकई उससे मिले थे। मेरा अंदाज़ा ठीक था। और सादी को एकदम अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। जाहिर है अगर उसने जज को मजबूर किया था तो फैसले वाली रात को ही मिला होगा। उफ, इनकार मत करना, अब देर हो चुके। फारिस ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग रखकर बैठा, संजीदगी से उसे देखा। अफरा तफरी फैलाकर उसने सादी को गड़बड़ा दिया था। क्या दिया उसको मुझे रिहा करवाने का? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आप बेगुनाह थे। मैंने पूछा क्या दिया है? उसकी आंखों में सख्ती बढ़ी। उनके कुछ खुफिया राज मालूम थे मुझे। उनको एक्सपोज करने की धमकी दी। वो मान गई। फारिस उन्हें सख्त तेवर से उसे देख रहा था। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे भी कानून से उम्मीद नहीं थी कि वो एक बेगुनाह को फांसी तक धकेलेगा। मेरे पास जज को देने के लिए लंबी चौड़ी रकम नहीं थी। ये मेरा वाहिद ऑप्शन था। जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। और वो जज इतना मासूम नहीं था। उसने फांसी सादर करने के लिए पैसे ले रखे थे। मैंने उसको उसी शय से रोका। कभी कभी अच्छे को बुरा करना पड़ता है ताकि बुरे को सज़ा दिलवा सके। उसने मशहूर मकौला दोहराया। फिर इस तरह से फारिस का चेहरा देखा। किसने पैसे दिए थे जज को? वो पुतलियां सकेट कर सादी को देख रहा था। सादी ने सोचा कह दे हाशिम कारदार ने, मगर अव्वल तो उसके पास सबूत न थे। दुआम फारिस यकीन क्यों करता? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से अब तक हाशिम ने मुंज़बानी हमेशा बज़ाहिर फारिस का साथ दिया था। और फारिस उसे जितना ना पसंद करता वो हाशिम को अपने भाई और बीवी का कातिल न मानता। और अगर मान भी ले तो उसका गुस्सा जो इंटेलिजेंस की नौकरी ने दबा दिया था, जेल के 4 साल वापस ले आए थे। इधर फारिस का यकीन आता, उधर जाकर वो हाशिम का गिरबान पकड़ लेता। क्या इतनी जल्दी उसे हाशिम को खबरदार कर देना चाहिए, या सब तैयारी करके एक ही दफ़ा हमला करना चाहिए? वो फाइल्स अभी तक डिकोड नहीं हुई थी। सादी ने फैसला करने में लम्हे लगाए। जज ने नहीं बताया, मगर मैं पता करवा लूँगा। वो निगाह मिलाए मगर लड़कों को आवाज़ से देने लगा। क्या लेंगे आप? सुनो सादी, फिर इसे सख्ती से समझाया।
ये मेरे मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, उनको मैं खुद हैंडल करूँगा। आइंदा तुम इन मामलों से खुद को दूर रखोगे। बात समझ में आई है या नहीं? मगर कॉफ़ी तो लेंगे ना आप? वो उतनी मासूमियत से बोला था। ले चुका मैं सब। फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई और उठ गया। मामू रुकें, बड़े अब्बा ने आपसे मिलना है। फारिस जाते जाते मुड़ा, माथे के बल ढीले हुए शीशे की दीवार पे नजर डाली। वो कब की जा चुकी थी। कल उनके घर चलेंगे। घर? उसने नागवारी से अब्र उठाई और दोबारा शीशे की दीवार को देखा। वो उस वक्त घर पे नहीं होंगे, उनके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपने इनकार किया तो बड़े अब्बा का दिल टूट जाएगा। फारिस ने लब खोल कर बंद की, मुतज़्ज़ब सा सर झटका। अच्छा, कल देखेंगे। और हाँ, वो मौजू अभी ख़त्म नहीं हुआ। तंबिया करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। सादी ने गहरी सांस लेकर अज़ाब ढीले छोड़ दिए। पीर की सुबह दूसरे ऑफिस की तरह वहाँ भी कामों की अफरा तफरी फैली थी। जवाहिरात बारीक हील से कॉरिडोर में चलती आ रही थी। गुजरते लोगों के सलाम का मुस्कुराकर सर के खम से जवाब देती। वो हमेशा की तरह दमक रही थी। राहदारी के सिरे पे उसने दरवाज़ा खटखटाया, फिर खोल कर अंदर आई तो रास्ते भर की मस्ती मुस्कुराहट गायब हुई और उसकी जगह तशवीश ने ले ली। लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हाशिम ने एक नज़र से देखा, फिर वापस टाइप करने लगा। उसका कोट स्टैंड पे लटका था और वो मसरूफ लग रहा था। खैरियत? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का 2 दिन से तुम्हारा सारा डेटा लेकर बैठा है और तुम इतने सुकून से काम कर रहे हो। मेज पे हाथ रखकर झुकते हुए तशवीश से बोली। पहली बात, मेरे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की तहों में थे, जिन्हें उन्हें तोड़ सकता। मैं अभी 4 बंदों के साथ उसके घर पे धावा बोल सकता हूँ, उसके सारे कंप्यूटर्स और फाइल्स निकाल सकता हूँ, मगर मैं उसको ये तासर नहीं देना चाहता कि उसके पास मेरी कोई कमजोरी है। कुर्सी घुमाकर माँ को देखते हुए हाशिम तहमुल से कह रहा था। और मुझे यकीन है कि वो इतनी जल्दी मेरा इतना सारा डेटा कॉपी भी कर सकता है। खैर, जो भी हो, वो मेरे पास सबसे पहले आएगा और बिलफर्ज उसके पास कुछ भी है भी तो उसको खामोश करवाने के एक से एक तरीके आते हैं मुझे। अब अपनी परेशानी की दूसरी वजह बताएं मुझे। जवाहिरात ने गहरी सांस ली, उंगली से बाल पीछे की और कुर्सी पे बैठी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आज फिर नहीं आया? खैर, घर पे सो रहा होगा। वो घर पे नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। हाशिम ने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ, शेरू किधर है? उसे ढूंढ कर खबर दो मुझे। और फ़ोन मेज पे डालकर माँ को देखा। मिल जाएगा, आखिर कहाँ जाना है उसने? वो डिस्टर्ब है शेरी की वजह से, उसे समझाओ हाशिम। मैं संभालूंगा, क्यों फिक्र करती हैं? शादी को भी तो तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि जब तक शादी को सजा नहीं मिलेगी शेरी का गुस्सा हल्का नहीं होगा। मुझे डर है वो कुछ गलत न कर बैठी। मम्मी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शेरू को उसका गुस्सा निकालने की बजाय गुस्सा कम करना सिखाएं? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, तुम शादी का कुछ करो। वो वैसे भी उसे पसंद नहीं करता। जितना शादी उसका रास्ता काटेगा उतना ही शेरू हाइपर होगा। हाशिम कुछ कहने लगा मगर मोबाइल बजा। उसने कॉल उठा ली। ठीक है, फिर माँ की तरफ मतवजा हुआ। वो शूटिंग क्लब गया और वो ठीक है, मैं मिल लूंगा उससे, बेफिक्र रहे। नरमी से मुस्कुरा कर वो आगे झुका और जवाहरात का हाथ दबाया। वो बिदक मुस्कुराई। हाशिम फिर से काम की जानिब मतवजा हो गया। दोस्त है दिल में, जहन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। सादी ने ग्लास डोर खोला। अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पे बुरा जमान गर्दन तिरछी की एक फाइल पे कुछ लिख रही थी। बस निगाहें उठाकर उसे आते देखकर वापस लिखने लगी। बाल जोड़े में बंधे थे और रुखसार सिर्फ गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने एक काम मुकम्मल कर लिया है, फील्ड रिपोर्ट तैयार है। उसने सलाम के बाद कहते हुए कागजों का बंडल मेज पे रखा। आपकी तारीफ? सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में आबरू उठाई। अब अक्सर करती रही थी, कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठा। सारा ने सर उठाकर उससे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। वो पहले सीधा हुआ, फिर खड़ा होगा। सारा ने कलम की पुष्ट लबों से लगाए उसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी वाली। ओह, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप इस प्रोजेक्ट के सीनियर इंजीनियर हैं। जी मैम। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने एक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जो अप्रूव भी हुई थी। तो आपने छुट्टी खत्म होने से पहले आने की जहमत क्यों की? पहले मैं बैठ जाऊं? उसने पूछा। वो उसी तरह खफके से उसे देखती रही। साथ ही फिर से बैठा और बंडल उसकी तरफ धकेला। आपका काम वक्त से पहले कर दिया है। फील्ड पे जाने की सारी तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। अब आप वो शिकायत बताएं जो आपको मुझसे है। सारा ने फाइल बंद की, टेक लगाए और संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें पता है सादी, थर के इस फील्ड पे हजारों लोग काम कर रहे हैं और उन सब के ऊपर इस अहदे पर पहुंचने वाली मैं वाहिद औरत हूँ। और इसकी वजह मालूम है क्या है? मेरे जैसे ज़हीन और काबिल सीनियर इंजीनियर का साथ होना। सादी की जुबान फिसली। अपने काम से कमिटेड होकर रहना और बिला वजह के नागों से परहेज करना। आपको पता है मैं बिला वजह छुट्टियाँ नहीं करता। अभी कई काम थे तो वो खामोश अगर संजीदा भी। इतने अहम काम के तुमने मुझे फारिस के रिहा होने का नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। उससे सादगी से शानी उचकाई।
पूछा था मैंने, तुमने तो बात टाल दी थी। अच्छा ना, अब तो पता चल गया आपको। वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की नोयत बदलने लगा। सारा फिक्रमंदी से उसको देख रही थी। तुम बहुत पुरस्कार होते जा रहे हो, अब तो कुछ बताते ही नहीं हो। हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैंने कहा था ना, इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं। फिर कौन है वो? क्या उसी ने वारिस को? सारे शिकवे भूलकर सारा ने आगे होते एहतियात से पूछा। सादी ने इस बात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा इंतजार कर ली और ये सब मुझे संभालने दी। मुस्कुराकर बशासत से कहता उठ खड़ा हुआ। सारा की आंखों में शिकायत फिर से औध कर आई। लड़के, तुम अगले माह मुझे फील्ड पे अपने साथ चाहिए हो, तैयारी कर लो। रॉजर बॉस मुस्कुराकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और जाने को मुड़ गया। सारा ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई, सर झटका। ये शादी भी ना, ये है अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। नौशेरवां शूटिंग पॉइंट पे खड़ा था। उसकी लेन में एक पुतला फड़फड़ा रहा था। उसने दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़े, बाजू सीधे की, एक आंख बंद की निशाना बांधा। कानों पे पहली हेडफोन टाइप पे प्रोटेक्शन पहने हुए थे और आंखों पे जर्द ग्लासेस। तब क्रॉस ने फायर किया। 1 2 3 4 सब दिल के आसपास लगी। दिल टूटने और फटने से बचा रहा। हाथ सीधा रखो, कंधे मत झटको, इस पॉइंट को देखो। अपने करीब हाशिम की मध्यम आवाज सुनकर चौंक कर मुड़ा। ग्लासेस लगाए, कैप पहने हाशिम उसको देखे बिना आगे होकर उसके हाथ को सीधा कर रहा था। नौशेरवान ने होले से सर झटका। बेजारी जाहिर करने की कोशिश की, मगर चूंकि वह हाशिम की आमद से बेजार नहीं हुआ था, सो नाकाम रहा। उसका बाजू सीधा करके हाशिम पीछे हटा। अब निशाना लो। पूरी एक्सवीज से उसके कंधे के पीछे खड़े हुए वो पुतले को देखकर बोला। नौशेरवान ने पुतले को देखा, पलके सुकेरे गहरी सांस अंदर खींची और फायर किया। दिल अब भी नहीं फटा। ओखता कर सर झटकता एक तरफ हो गया। मशीन ने वो पुतला पीछे करके फ्रेश पुतला सामने किया। हाशिम उसकी जगह पे आ खड़ा हुआ। पिस्तौल को ऊपरी हिस्सा पीछे करके लोड किया। शेरी ने इतनी खूबसूरत, इतनी मुतासिर कुन कि तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले। दोनों हाथों में पकड़ा पिस्तौल ताक कर निशाने पर रखते हुए बोला, वो आपकी बीवी रही है। शेरू सर झुकाकर जूते से फर्श मसलने लगा। उस मौजूद से बचना चाह रहा था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बताओ, तुम्हारी वो पसंद थी, मोहब्बत या इश्क थी? सामने देखते हुए हाशिम ने फायर किया। गोलियों की तड़तड़ाहट शूटिंग रेंज के अंदरूनी कमरे में गूंजी। एक के बाद दिखेरे 2 गोलियां पुतले के दोनों हाथों पे लगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? शेरू ने बेचारे से शाने उचकाई। फर्क पड़ता है। अगर ये पसंदीदगी तो शाम तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए, कहते उससे फिर फायर किया। दोनों आंखों के बीच गोली ने सुराख कर दिया। अगर मोहब्बत थी तो कुछ दिन लगेंगे। जोरदार गूंज के साथ अगली गोली पेशानी पे मारी। और अगर इश्क था तो पुतले का निशाना लिए नजरों के सामने सुर्ख रुमाल सा लहराया। रेड सुर्ख तो फिर ये लाइलाज है। आखिरी गोली दिल पे मारी। दिल फट गया। हाशिम ने ग्लासेस उतारे, आंखें सुकेट कर तनकीदी निगाह से पुतले का जायजा लिया जिससे पीछे ले जाया जा रहा था। फिर अलामती तौर पे पिस्तौल की नाली पे फूंक मारी। उसे पेंट की पिछली जेब में उड़सा और पुरसुकून सा नेशरवा की तरफ मुड़ा। पसंद से ज्यादा मोहब्बत से कम। वो जूते से मुसलसल फर्श मसल रहा था। यह शय शहरीन के तुम्हें इस्तेमाल करने से ज्यादा सदमा तुम्हें शादी के कहने पे इस्तेमाल किए जाने पे हुआ है। नौशेरवा के झुके चेहरे पे मारी अहानत की सुर्खियां दौड़ने लगी। मुठ्ठियां भींच ली। हाशिम ने बहुत गौर से उसे देखा। शादी को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे मालूम है? नौशेरवा ने सिलकती निगाह उठाकर उससे देखा। दिए सुमर से। हाशिम ने इस बात में गर्दन हिलाई। और उसकी नज़र में हम उसे गिरा चुके। उनके खराब ताल्लुकात नेकलेस बरामदी के बाद मस्जिद खराब हो जाएंगी। जल्द शादी मेरे पास आएगा और मैं अपने तरीके से उसको संभाल लूंगा। अगर वो मेरे लिए काम करने लग जाए तो सोचो हमारा गुलाम बनकर हमें कितना फ़ायदा देगा। वो कभी हमारा गुलाम नहीं बनेगा, नामुमकिन। और इतना तो नौशेरवा उसे जानता ही था। मैं उसे अंधे की जंजीरों में जकड़ लूंगा। शेरू एक दिन वो मेरे लिए काम करेगा। उसका टैलेंट हमारे हक में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब आपको अभी भी शादी की फिक्र है? नौशेरवा के अंदर गुस्से की नई लहर दौड़ी। वो सारी जिंदगी मुझसे मुकाबला करता आया है। हर जगह मुझे पीछे करके खुद लोगों की तहसीन बटोरता आया है। उसके सामने कभी मैं कुछ नहीं होता। हर कोई इसका मुतरफ होता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक खुददार और ज़हीन नौजवान है। उसमें वक़ार है और वो रिश्तों का पास करना जानता है। वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है, मुश्किल में उनकी मदद करता है। इंसान को इज्जत करानी पड़ती है। और यू नो व्हाट, मैं यहाँ खड़ा होकर शादी की सलाहियतों पे 2 घंटे मस्जिद भी बोल सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मेरे भाई तुम हो। इसलिए उस शहरी ड्रामा से निकलो। आज पूरा दिन उसका शोक मना लो और कल सुबह तुम मुझे मजबूत एहसाब के साथ वापस ऑफिस में नजर आओ। और इस बारे में मैं मस्जिद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। सख्ती और दृष्टि से उसने कहा तो शेरू का गुस्सा झाग की तरह बैठा। उसे जी कहकर सर झुकाया। हाशिम उसके बराबर से गुजर कर आगे बढ़ गया। नौशेरवा ने ग्लासेस अब हाथ में पकड़ रखे थे। दुनिया अब जरा वाजिया नजर आ रही थी।
अब तो सील दर्द थम जाए, सुकून दिल को मिले, जख्म दिल में आ चुकी अब तो गहराई बहुत। लाउंज की चौड़ी खिड़की के बाहर धूप पिघल रही थी, किचन में तलते कबाबों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा बहुत मोहब्बत व अपनाए से सोफे पे सर झुकाए फारिस को देख रहे थे। करीबी सादी खड़ा फाइल के सफ़े पलट रहा था। नफ़ी में सिर हिलाते सादी ने उनका दवाइयों का बॉक्स खोल कर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कितनी गोलियां छोड़ कर गया था। आपने 2 हफ्ते में सिर्फ 11 रोज़ की दवा खाई है। फारिस ने खामोशी से बस निगाह उठाकर उससे देखा। अलबत्ता उन्होंने मुस्कुराते हुए तफ्तीश करते लड़के पे नजर डाली। वो ख़त्म हो गई थी। ये नहीं मंगवाइए, सदाकत से पूछ लो। बेटे और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं होती। मेरा पोता आता जाता है, इससे अच्छी दवा क्या होगी मेरे लिए। उन्होंने सादी का बाजू छूकर फारिस से ताई चाहिए। फारिस जो आगे को होकर अलर्ट सा बैठा था, ज़बरदस्ती मुस्कुराया, फिर वही संजीदगी तारी कर ली। वो बेआराम से बैठा था। मैं इस बात को अभी टाल रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर रहा। सादी तंबिया करते हुए खिड़की तक आया और बाहर देखने लगा, जहाँ पोर्च में उसकी कार खड़ी थी। दूसरी कोई कार न थी। सुपर मेडिकल चेकअप के लिए गई थी और उसको आते आते भी 2-3 घंटे लग जाते थे। सो बेफिक्र था। आगे क्या करोगे फारिस? वो अब नरमी से उसे देखते पूछ रही थी। पुरानी नौकरी वापस लेने की कोशिश करूंगा, और रस्मी से अंदाज में बताने लगा। अगर कोई मदद? फारिस ने हल्का सा हाथ उठाया। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, बहुत है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत एहसान किए मुझ पे। मस्जिद न लूंगा न लेते अच्छा लगूंगा। बिना किसी तासुर के और संजीदगी से कह रहा था। मैं जानता था तुम रिहा हो जाओगे, जज को तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। फारिस ने तिरछी नजरों से बाहर देखते सादी को देखा। जी, सादी भी जानता था। जेबों में हाथ डाले चिंगम चबाते सादी ने मुड़े बिना कहा, मैंने सुना नहीं, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? और किसी ने सर झटक कर चेहरा वापस मोड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी, अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने सामने देखकर। ओह, सादी ने बेख्तियार चिंगम उंगलियां डस्टबिन में फेंकी, फिर घबराहट से बाहर देखा। नीली कार उसकी कार के पीछे रुकी थी। ड्राइंग सीट का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल रही थी। घुंघरियाले बाल हाफ बंदे तर अपना पर्स उठाते हुए एक झुलती लट कान के पीछे उड़स रही थी। आपने तो कहा था वो 2 बजे से पहले नहीं आएंगी, सादी हल्का सा बोल पाया। फारिस ने चौंकर उससे देखा, मगर उसे यहाँ से वो नहीं नजर आ रहा था जो सादी देख रहा था। सुमर उसकी गाड़ी के पास रुकी, फिर अचंभे से लॉन्च की खिड़की को देखा। सादी उधर खड़ा नजर आया कि वो शीशे के बहुत करीब खड़ा था। सुमर हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ाई। सादी मुस्कुरा भी न सका। वो राहदारी में दाखिल हुए थे कि ट्रॉली लाता सदाकत उसे देखकर बौखला गया। बाजी, आप इतनी जल्दी? हाँ, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, डॉक्टर को कहीं जाना था। सादी आया है। वो सीधी ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी और उसकी आवाज़ पहले ही उधर पहुंच गई थी। बड़े अब्बा ने भी इख्तियार सादी को देखा। फारिस एकदम खड़ा हो गया, उसके माथे पे बल पड़ गए थे। आज तो हमारा साथ इतने अरसे बाद। चौकट पे सुमर के अल्फाज टूट गए। फारिस सामने खड़ा था। अब्बा व्हील चेयर पे सादी खिड़की के साथ। फारिस को देखकर उसकी बुरी आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर सदमा और आखिर में शदीद गुस्सा। उसके लब भीज गए, इतनी सख्ती से कि गर्दन की रस्सी उभरने लगी। तेज निगाहों से सादी को देखकर जैसे जवाब मांगा। फारिस तेजी से उसके पास से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ा। ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? वो अभी निकला भी न था जब वो जवाब तलब नजरों से बड़े अब्बा को देख ऊंची आवाज में बोली थी। फारिस लम्हे भर को रुका, फिर तेजी से निकलता गया। उससे मैंने बुलाया था सिमर। बड़े अब्बा ने मलाल से उसे जाते देखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि वो कौन है? वो बेयकीनी हैरत और सदमे से इतना बुलंद बोल रही थी कि सदाकत राहदारी में ही थम गया। वो बेगुनाह है और मैं बेगुनाह नहीं थी। आपको इस सारे मामले में मैं मासूम नहीं लगती? सुमर, सादी ने कुछ कहना चाहा। तुम तो बिल्कुल खामोश रहो, उंगली उठाकर उसे चुप कराया। सादी ने सर झुका लिया। मरकजी दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज़ आई। अगर आइंदा ये आदमी मेरे घर में दाखिल भी हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी अब्बा। फारिस पोर्च अबूर करता दिखाई दे रहा था। आहानत और जब से उसके कान सुर्ख हो गए थे। बड़े अब्बा का दिल बुरी तरह दुखा। वो मेरे इसरार पे आया था, उसका क्या कसूर? ये सब सुबह ने पर से रिपोर्ट्स के लिफाफे निकाल कर जोर से मेज पे उछाले। वो सब बिखर कर नीचे लड़क गए। ये सब उसका कसूर है। आपके 2 बच्चे एक एक गुर्दा खो चुके थे उस आदमी की वजह से, और आप उसे अपने लॉन्च में बिठा रहे थे अब्बा। उसने मुझे गोली मारी थी, ये वही आदमी है। तुमने उसे करते हुए नहीं देखा था? मुझे पता है ये वही था, मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। वो गुलाबी सुर्ख आंखों के साथ फटे दिल से बोलती पलट गई। सदाकत सर झुकाए ट्रॉली अंदर ले आया। सादी ने गहरी सांस ली, आगे आया, कबाब उठाया, सोफे पे विराजमान हुआ और उसे चका। मजे का है, अभी लेना। वो अभी तक दिल महसूस कर बैठे थे, गर्दन दाएं तरफ गिराए, सर्द रंगत के साथ। वो क्या सोचता होगा? और तुम भी उसे लेकर नहीं गए? बेचारा टैक्सी पे गया होगा। वो छोड़े बड़े अब्बा, वो बहुत रफ एंड टफ है। 4 साल जेल में चिक्की पीस कर आए, टैक्सी पे जाकर गुल नहीं जाएंगे। और उठकर दूसरा कबाब उठा रहा था।
वो मेरा मेहमान था, घर आए के साथ कोई ऐसे करता है? और वो तो था भी मासूम। आप ऐसा करें, उसने कबाब तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, फूफी की शादी करा दे। बड़े अब्बा ने शौकी नजर से देखा। मैं करा सकता हूँ? सादी ने चबाते हुए आंखें सकेट कर सोचा। टेक्निकली हाँ, हाइपोथेटिकली शायद, और प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद से शुरू की बात के आखिर में झुरझुरी लेकर उसने सर झटका। बड़े अब्बा व्हील चेयर के पहिए चलाते उसके करीब आने लगी। पढ़ी लिखी लड़कियां जब 30 अबूर कर जाए और उनके पास न खत्म होने वाले दलाइल हो तो उनको कोई शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और कम से कम मुस्कुराहट से शादी का चेहरा दिखा। और वो तो उसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिंदगी में कैसे करेगी? कबाब में कोई हड्डी थी शायद जो शादी के हालत में फंस गई। वो बेख्तियार आगे झुककर खासा, फिर चेहरा उठाकर बड़ी रंगत के साथ उनको देखा। मैंने ये तो नहीं कहा 6 फीट का पोता 25 साल का होकर बाहर से डिग्री लाकर समझता है कि दादा की दवाइयों की पर्ची पढ़ सकता है और दादा उसका जहन नहीं पढ़ सकते। सादी ने बौखलाकर दरवाजे को देखा। आहिस्ता बोलिए, मैं आप कर दिया जाऊंगा। बड़े अब्बा उदासी से मुस्कुराए। ये मेरी भी ख्वाहिश है, हमेशा से थी, मगर वो कभी नहीं मानेगी। सादी बिल्कुल चुप हो गया। तभी राधारी से कदमों की आवाज़ आई। सादी ने जल्दी से कबाबों की प्लेट वापस रखी और सीधा होकर बैठा। जॉब पे नहीं जा रही हो आजकल? सुमन अंदर आई, सामने टांग पे टांग रखकर बैठी, लिबास बदलकर फ्रेश और संभली हुई थी। मंडे तक ऑफ लिया है, कुछ काम निपटाने थे। वो बजाय सरसरी लहजे में कहते हुए गाय बगाए माता नजर उस पर डालता। अगर तुम्हें मेरा वो रवैया बुरा लगा तो मैं माजरत करती हूँ, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो तो तुम्हें मैं बाह बजाने में नजर आऊंगी। यह एक ठंडे लहजे में शुरू हुई। मेरी जिंदगी की कुछ उसूल है, मैं जिनको पसंद नहीं करती उनसे भी मिल लेती हूँ, मगर जिनसे नफरत करती हूँ, बिलखुसूस किसी ऐसे शख्स से जिसने मुझे नुकसान दिया हो, तो उसको मैं अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस बारे में मुझे अपने जज्बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में हल्के से शाने उठ गए। सादी ने सर हिलाया। वो जज्बात नहीं, मगर ढेरों कुर्ब छुपा कर आई थी। आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे सुमर, और जो दे चुकी हो ज़रूर भुगतेंगे। मुझे उनकी भुगतने से गर्ज नहीं है, मगर आप तो इंसाफ खसास पे यकीन रखती थी। माफ़ मैंने अभी भी नहीं किया सदी, मगर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद को मज़ीद तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। उस संजीदगी से कह रही थी। अब्बा, आपको उससे मिलना है तो ज़रूर मिले, मगर मेरी मौजूदगी में ये मत किया कीजिए। हमने तो यही समझा था ना। सादी ने बमुश्किल खुद को कहने से रोका। सादी चाहता है हम कल रात उसकी तरफ खाना खाएं। बड़े अब्बा ने बात बदल दी, न तायद की न इनकार किया। सुमन ने सादी को देखा जो मुतवज्जह सा उसे देख रहा था। वो जरा सा मुस्कुराई। श्योर, हम जरूर आएंगे। सादी की रंगत वापस आई। वो मुस्कुराता उठा। हम सब इंतजार करेंगे। सुमन की मुस्कुराहट उसकी आंखों में भी थी। वह बेहतर महसूस कर रही थी।